हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं बिजनेस सर्विसेज का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है व्हाट इज ई बैंकिंग। ठीक है, ई बैंकिंग क्या है वो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ई बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ठीक है, अगर आप आपके पेरेंट्स के साथ बैंक वगैरह विजिट करते होंगे, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, तो आप ये रिलेट कर पाओगे चीजों को और आप काफी इजीली समझ पाओगे कि क्या सारी चीजें हैं, क्या हम ई बैंकिंग में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बैंकिंग, ई बैंकिंग कुछ नहीं, बस जो ऑनलाइन मोड पे हम लोग बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई मार्केट जाते हो, कोई मॉल जाते हो, तो आप पेटीएम करते हो, जीपे करते हो। ठीक है, तो आप डायरेक्टली स्कैन करते हो या फिर उनका यूपीआई लेते हो या जो भी है उनका नंबर लेते हो या जो भी है, और आप उनको पेमेंट कर देते हो और आपके अकाउंट से वो जो भी आपका अमाउंट है, जो भी आप पे कर रहे हो, वो अमाउंट डेबिट हो जाता है, कम हो जाता है और उनके अकाउंट में वो पैसे चले जाते हैं, उनको वो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो यही प्रोसेस होता है। बहुत सारी चीजें हैं ई बैंकिंग में, देखते हैं क्या है। बैंकिंग ऑनलाइन वाया वेबसाइट, एप्स और डिजिटल चैनल्स विदाउट विजिटिंग अ ब्रांच। तो हम लोग क्या करते हैं, ये बैंकिंग का जो सिस्टम है वो एक ऑनलाइन मोड पे होता है, हमें कोई ब्रांच को विजिट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर ब्रांच में जाके हमें सारे पेपर वर्क वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं है, हमें ऑनलाइन ही आप, ठीक है, सब कुछ आपके फोन से, आपका टैबलेट होगा, फोन होगा, पीसी या लैपटॉप होगा, तो उससे ही आप सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग वेबसाइट्स, एप्स या फिर डिजिटल चैनल्स से ये चीजें कर सकते हैं। ठीक है, इसके हम एटीएम में जाते हैं। पीओएस क्या है? पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है? जो भी आप पेमेंट करते हो, ठीक है, तो समझो फॉर एग्जाम्पल आप मॉल गए, आपने कुछ परचेस किया, तो परचेस करते वक्त आपने कैश नहीं दिया, आपने वहां पे स्कैन किया, उनका जो क्यूआर था उसको स्कैन किया और पेमेंट कर दी। ठीक है, तो इसमें आप इन्वॉल्व हो। ठीक है, आपका जो मर्चेंट है जिसको आप पे कर रहे हो वो इन्वॉल्व है, तो आप उसको डायरेक्टली ऑनलाइन मोड से पे कर रहे हो, आप कैश का इस्तेमाल नहीं करते हो, तो उसको हम लोग पॉइंट ऑफ सेल बोलेंगे। ईडीआई, ईडीआई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। तो यहाँ पे क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जब ऑनलाइन पेमेंट करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप आपके कॉलेज की फीस भरते हो ऑनलाइन मोड से, आपके पोर्टल से, तो आप जब फीस भरते हो तो आपको एक इनवॉइस आता है, एक रिसीप्ट आती है ऑनलाइन। ठीक है, तो वो कैसे जनरेट होती है? वो ईडीआई से जनरेट होती है। ठीक है, तो जो सारे इलेक्ट्रॉनिक मोड से हमें जो इनवॉइसेस आते हैं, ठीक है, जो भी हम पेमेंट करते हैं उसकी डिटेल आती है, या फिर आपको, आप जब पेटीएम भी करते हो या जीपे भी करते हो, तभी भी आपको इमीडिएटली एक मैसेज आता है कि सक्सेसफुली पेड, वो टिक का मैसेज आता है, राइट, कि आपने आपके अकाउंट, फिर वो आपके अकाउंट से डेबिट भी हो गया, वो भी एक मैसेज आता है आपको, है ना, फिर वो प्रॉपरली सक्सेसफुली आपने उसको पे किया, एज अ प्रूफ आपके पास वो मैसेज आता है। तो वो कैसे होता है? वो ईडीआई के मदद से होता है। ठीक है, फिर क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड सबको पता होंगे, आपके पेरेंट्स के पास क्रेडिट कार्ड्स होंगे। तो क्रेडिट कार्ड का कैसे होता है कि एक लिमिट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 75,000 का लिमिट है, 1 लाख का लिमिट है, 2 लाख का लिमिट है। ठीक है, डिपेंड करता है। तो क्रेडिट कार्ड का एक लिमिट होता है। फॉर एग्जांपल करंटली आपके पास पैसे नहीं है, आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, आपके पास कैश नहीं है, तो आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आपको कुछ परचेज करना है, समझो 50,000 का आपको परचेज करना है, आपके पास पैसे नहीं है, तो उस टाइम पे आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको क्रेडिट कार्ड में पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि उसका एक साइकिल होता है, समझो 45 डेज का साइकिल है, तो उस 45 डेज के अंदर जिस टाइम आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया है, उस दिन से लेके 45 डेज के अंदर आपको वो 50,000 का पेमेंट करना पड़ता है, नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएंगी। फिर आप क्या बोलेंगे कि क्रेडिट कार्ड आपने सही तरीके से यूज नहीं किया। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड हमें हेल्प करता है कि जिस टाइम पे हमारे पास पैसे नहीं हो, उस टाइम पे हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे हम उसको पे ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड भी काफी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन करते वक्त अगर आपके पास पैसे नहीं है तो। ठीक है, फिर ई कैश वाया फंड ट्रांसफर्स। तो ई कैश मतलब वही हो गया फिर से कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मोड से कैश, कोई भी हमारे पास जो हम मैनुअली हाथ में कैश लेके घूमते हैं, ठीक है, जो हमारे पास लिक्विड कैश होती है, वो कैश की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। ई कैश मतलब जो आप ट्रांसफर करते हो, आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे है, ठीक है, तो आपने कुछ परचेज किया, आपने स्कैन किया, ठीक है, और उनको पेमेंट कर दिया, उनकी यूपीआई आईडी है या जो भी है, तो उसको उसके ऊपर पेमेंट कर दिया, तो आपके बैंक से डायरेक्टली पैसे कट होके, डेबिट होके उनके बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गए। ठीक है, तो ये
ई बैंक ई कैश बोलेंगे और हम इसको फंड ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, एक बैंक से दूसरे बैंक में ये ट्रांसफर हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ई बैंकिंग में क्या क्या होता है। सर्विसेज प्रोवाइडेड 24/7 थ्रू पीसीज, मोबाइल्स और पीडीएस वाया और सेंट्रलाइज्ड वेब एनेबल्ड डाटाबेस। तो ये जो सर्विस है, जैसे आप अगर बैंक में जाते हो, बैंक विजिट करते हो कोई भी काम के लिए, तो बैंक का एक टाइमिंग होता है कि ये टाइम तक ही आप जाके विजिट कर सकते हो, नहीं तो फिर वो बैंक बंद हो जाती है, राइट। लेकिन ये जो ऑनलाइन सर्विसेज है वो 24/7 चल रही होती है। आप रात को 2 बजे भी निकलोगे बाहर और आप कुछ परचेज करने जाओगे, ठीक है, अगर कोई शॉप खुली हुई है, ठीक है, कोई समझो मेडिकल है या कुछ है या कोई हॉस्पिटल है, इमरजेंसी हॉस्पिटल 24/7 ओपन ही होते हैं, तो आप रात को भी वहां पे विजिट करते हो, जाते हो कोई भी रीजन की वजह से और वहां पे पेमेंट करते हो, तो आप पेमेंट कर सकते हो क्योंकि वो ऑनलाइन मोड पे है। ठीक है, तो यहाँ पे पेमेंट करने का या पेमेंट रिसीव करने का कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, इवन दो हमारे पास जो भी बैंक का अकाउंट आपका है उसके एप्लीकेशंस होते हैं, उसके एप्स होते हैं और वो भी आप 24/7 यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं ऐसे सारी चीजें बता रही हूँ जो आपने देखी होंगी या आप देख सकते हो प्रैक्टिकली, ताकि आपको समझ में आए कि ई बैंकिंग कैसे चल रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है ई बैंकिंग में, लेकिन बेसिक बेसिक मैं चीजें आपको बता रही हूँ ताकि आप प्रैक्टिकली समझ सको कि ओके ई बैंकिंग में ये चीजें होती है। जितनी मुझे पता है कि जितने आप कॉन्सेप्ट आप याद रख पाओगे, जितना प्रैक्टिकली देख पाओगे, वही आप अच्छे से लिख सकते हो। भले ही आप अगर ये लिखा हुआ भूल जाओ, लेकिन आप आपके वर्ड्स में लिख सकते हो। इसलिए मैं सिंपलेस्ट चीजें बता रही हूँ जो आपने देखी होंगी शायद, या आप आपके पेरेंट्स से बात करके देख सकते हो कि मुझे ये दिखाओ कि ये मुझे पढ़ाया गया था और मुझे ये देखना कि ये प्रैक्टिकली कैसे वर्क करता है, तो ये आप जरूर करना। ठीक है, तो यही मैं बता रही हूँ कि 24/7 हम वो एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, बैंकिंग का, और हम पेमेंट्स भी कर सकते हैं। कोई किसी का पेमेंट आ रहा है तो हम पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं, जो हम मैन्युअली बैंक्स में जाके, बैंक के ब्रांचेस में जाके नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, अब अभी हम लोग देंगे। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि ई बैंकिंग होता क्या है, बेसिक्स एकदम की ई बैंकिंग में क्या क्या बेसिक चीजें होती है। बहुत सारी चीजें हैं, डेप्थ में उतना हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें बस बेसिक बेसिक पढ़ना है जितना हमारे सिलेबस में है। फिर आते हैं बेनिफिट्स। तो बेनिफिट दोनों को होता है, कस्टमर्स को भी बेनिफिट होता है इसका बहुत सारा, और बैंक्स को भी बेनिफिट होता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि कस्टमर को क्या बेनिफिट है ई बैंकिंग का। फर्स्ट है कन्वीनियंस एंड एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबल एनी टाइम एनीवेयर, नो नीड फॉर ब्रांच विजिट। जैसे मैंने अभी बताया कि ये आपको 24/7 अवेलेबल होता है, एनी टाइम अवेलेबल होता है, कहीं पे भी। ठीक है, आप घर पे बैठे हो, आप पेमेंट कर सकते हो, आपको कोई पे करने वाला है तो आप उसको क्यूआर भेज सकते हो, आपका मोबाइल नंबर भेज सकते हो जिसपे आपका अकाउंट रजिस्टर्ड है। ठीक है, वो आपके मोबाइल नंबर पे भी पे कर सकता है। ठीक है, तो आप कहीं पे भी बैठे हो, आप ऑफिस में बैठे हो, आप घर पे बैठे हो, आप रिलेटिव के घर पे बैठे हो, फ्रेंड्स के साथ हो, आप कहीं पे भी हो, आप इजीली पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, कभी भी पेमेंट कर सकते हो, कहीं पे भी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, हमें कोई ब्रांच विजिट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए काफी कन्वीनियंट चीज है, काफी कन्वीनियंट मोड है पेमेंट का, पेमेंट रिसीव करने का, बहुत सारी चीजें, एक्टिविटीज, बैंकिंग एक्टिविटीज करने का। ठीक है, काफी एक्सेसिबल भी है। फिर आता है टाइम एंड कॉस्ट सेविंग, एलिमिनेट्स ट्रैवल, क्यू, स्टैम्प्स एंड मैनुअल पेपर वर्क। तो ऑब्वियसली जब हम बैंक विजिट करते हैं, बैंक में जाते हैं, तो आपको रुका के रखते हैं। अगर और भी क्लाइंट्स है, और भी लोग आए हुए बैंक में, तो एक लेन होती है, क्यू होता है। ठीक है, तो वो लाइन में आपको खड़ा रहना पड़ता है, वो क्यूज को मेंटेन करना पड़ता है, फिर आपको वेट करना पड़ता है, कभी कभी बहुत घंटों तक भी वेट करना पड़ता है क्योंकि प्रोसेस टाइम होता है। फिर वो आपके पेपर्स लेते हैं, पेपर वर्क होता है, आपको बैठे रहना पड़ता है, तो काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है वो सब कुछ। आपको ट्रैवल करके, समझो कि आपका घर उस बैंक से काफी दूर है, तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, या फिर आपका जो भी प्राइवेट व्हीकल है आप करके जाओगे, तो आपको उतना एक्सपेंस भी बियर करना पड़ेगा। तो ये आपका जो भी कॉस्ट होता है, एक्सपेंस होता है ट्रैवल करके वहां पे जाने का, या फिर जो भी आप टाइम वहां पे इन्वेस्ट करते हो, वो सब कुछ बचाता है। ठीक है, वो एलिमिनेट कर देता है, वो सब कुछ आपको करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप कहीं पे भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कहीं पे भी ये ई बैंकिंग का ये ई बैंकिंग यूज कर सकते हो, राइट। ये जो मोड है यूज कर सकते हो, और आपको पर्टिकुलरली बैंक को विजिट करने की जरूरत नहीं है, तो आपका टाइम भी बचता है यहाँ पे, आपका पैसा भी यहाँ पे बच जाता है। ठीक है, फिर है इजी पेमेंट एंड ट्रांसफर, फैसिलिटेट्स क्विक बिल पेमेंट्स, फंड ट्रांसफर, स्टेटमेंट डाउनलोड्स एंड स्कैनिंग विद फाइनेंशियल टूल्स। अभी तो हमें पता है कि हम मार्केट भी जाते हैं, सब्जी भी खरीदने जाते हैं, तभी भी लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीजों के लिए। ठीक है, आप बिस्किट लेने जाते हो तभी भी लोग
5-10 रुपए के लिए भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इतना क्विक है, इतना इजी है, ठीक है, आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है हर जगह पे, ठीक है, तो ये इसलिए ये काफी इजी मोड है पेमेंट का, और आपका जो भी पैसा है वो इजीली ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, ज्यादा आपको कुछ तामझाम करने की जरूरत है नहीं, ठीक है, इसलिए ये हमें काफी वो क्या बोलते हो बेनिफिशियल हो जाता है कि सब कुछ इजीली हो रहा है, ज्यादा मुझे कुछ कष्ट लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसलिए यही यही लिखा है यहाँ पे कि क्विक बिल पेमेंट्स, फंड ट्रांसफर भी काफी इजीली हो जाता है, ठीक है, हमारे जो स्टेटमेंट होते हैं वो इजीली डाउनलोड भी हो जाते हैं, ठीक है, जो भी आपने पेमेंट किया, ओके, जो भी उसका जो भी पेमेंट किया उसकी स्टेटमेंट बनती है, ठीक है, वो भी आपको इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो, ज्यादा कुछ आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो स्कैनिंग हम करते हैं, जो भी फाइनेंशियल टूल्स होते हैं उससे स्कैनिंग भी काफी इजीली हो जाती है, जैसे आप पेमेंट करने जाते हो तो क्यूआर होता है, क्यूआर को आप फटाफट पेटीएम करते हो या फिर जीपे करते हो या भारत पे करते हो, जो भी एप्लीकेशन है उसका इस्तेमाल करके आप इजीली स्कैन कर लेते हो और पेमेंट कर देते हो, तो यहाँ पे काफी इजी वे हो जाता है पेमेंट करने का और ट्रांसफर करने का, ठीक है, फिर है इम्प्रूव फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंस्टेंट बैलेंस चेक, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, ऑटोमेटेड सेविंग, बजट ट्रैकिंग एंड अलर्ट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब आप आपका बैंक एप्लीकेशन भी खोलते हो तो आपको सारे डिटेल्स आते हैं, ठीक है, आपके बैंक अकाउंट से लेके आपके पास कितना बैलेंस है, फिर आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हो, बिल्स पे कर सकते हो, लाइट बिल हो गया घर का, रिचार्ज हो गया अगर आप प्रीपेड यूज करते हो तो जो भी है, ठीक है, आप दूसरों के रिचार्ज करा सकते हो, आप लाइट बिल पे कर सकते हो, आप रेंट पे कर सकते हो, आप बहुत सारे जो भी आपके छोटे मोटे एक्सपेंसेस है वो आप पे कर सकते हो, और इतना इजी है कि वो आपको सारे ट्रांजैक्शंस दिखाएगा भी, ठीक है, आपको लास्ट 10 डेज के ट्रांजैक्शंस, लास्ट 2 वीक्स के ट्रांजैक्शंस, लास्ट 1 मंथ के ट्रांजैक्शंस आपको शोकेस करेगा कि इतने पैसे आपके पास आए हैं, इतने पैसे गए हैं, ठीक है, कोई भी अगर फ्रॉड होने वाला है या कुछ भी तो वो आपको अलर्ट करेगा, ठीक है, तो ये सारी चीजें इतनी ज्यादा अच्छा इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है हमारा कि वो सारी चीजें इजीली हमें क्या बोलते हैं एक्सेस कर सकते हैं हम लोग, ज्यादा हमें कुछ कष्ट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो हम बैलेंस चेक कर सकते हैं, हमारी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रख सकते हैं, ठीक है, हमारी जो सेविंग्स है ऑटोमेटेड सेविंग्स होती है, बजट ट्रैकिंग एंड अलर्ट्स। ऑटोमेटेड सेविंग्स का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपका समझो आप कहीं पे आप वर्किंग हो और आपको जो भी पैसे आते हैं आपको सेव करने हैं, तो आप ऑनलाइन मोड पे भी सेविंग कर सकते हो, आप आरडी निकाल सकते हो, एफडी निकाल सकते हो, ठीक है, जो फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, जो आपको समझो सेविंग करनी है, ठीक है, मुझे हर महीने 2000 रुपीज सेव करने हैं, तो आप ऑनलाइन ही आपके एप्लीकेशन के थ्रू ही आप एफडी स्टार्ट कर सकते हो, तो डायरेक्टली आपके अकाउंट से वो एफडी में पैसे कट के चले जाएंगे या आरडी में पैसे कट के चले जाएंगे, ठीक है, आपको म्यूचुअल फंड्स करना है, ठीक है, जो भी एसआईपीज वगैरह लोग करते हैं वो भी आप कर सकते हो, तो इतना इजी है कि आपको कोई भी बैंक विजिट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और काफी सेफ है। वही है नेक्स्ट पॉइंट, एनहांस सिक्योरिटी, encrypted systems, multi-factor authentication, fraud monitoring and reduced cash handling risk। तो काफी ज्यादा सिक्योर चीजें हैं, आपको जब भी आप एप्लीकेशन ओपन करोगे, फिर वो पेमेंट एप्लीकेशन होगा या फिर आपका बैंक एप्लीकेशन होगा, ठीक है, तो आपको हमेशा वो पासवर्ड्स पूछेंगे, ठीक है, अगर आप 2 से 3 बार गलत पासवर्ड डाल देते तो ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाता है, ताकि उनको ऐसा लगता है कि कोई गलत इंसान तो आपका जो भी है एप्लीकेशन वो यूज तो नहीं कर रहा, तो इसलिए काफी ज्यादा, ये तो मैंने बेसिक बताया कि ये आप एप्लीकेशन खोलोगे तो ही आपको पासवर्ड आएंगे और तभी ही आपको पासवर्ड डाल के वो ओपन करना पड़ता है, लेकिन बहुत सारी चीजें जब एप्लीकेशन आप यूज भी करते हो तो भी बहुत सारी चीजें होती है जो आपके पर्टिकुलरली एप्लीकेशन को, आपके बैंक को, आपके जो भी ट्रांजैक्शन है उसको सिक्योर रखता है, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती है, एनक्रिप्टेड सिस्टम होता है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा कि आपके ट्रांजैक्शन में क्या सारी चीजें चल रही है, ठीक है, फिर है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, काफी ऑथेंटिक होता है, बिल्कुल भी कुछ भी रिस्की नहीं है, फ्रॉड मॉनिटरिंग, अगर कुछ फ्रॉड होने वाला है या पॉसिबिलिटीज है या कुछ भी ऐसे डिटेक्ट होता है तो वो आपको अलर्ट कर देता है, फिर है रिड्यूस्ड कैश हैंडलिंग रिस्क, अगर हमारे पास ये ई बैंकिंग सिस्टम है तो मुझे ज्यादा कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है, जो अभी के एरा में चल भी रहा है कि पहले लोग बहुत सारा कैश लेके घूमते थे पेमेंट करने के लिए जब ई बैंकिंग नहीं था, लेकिन जब से ई बैंकिंग आया है हमारे सोसाइटी में लोग मिनिमम कैश कैरी करते हैं, और क्योंकि मोबाइल फोन
से वो हम सारे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं, कोई पेमेंट आपको कर रहा होगा तो रिसीव कर सकते हैं, इसलिए वो कैश कैरी नहीं करते। ठीक है, तो ये तो हम देख भी सकते हैं कि ये हमारे लिए मदद कर रहा है कि इट रिड्यूसेस कैश हैंडलिंग रिस्क, क्योंकि जब भी हम ज्यादा कैश कैरी करते हैं तो पॉसिबिलिटी होती है कि हम घुमा देंगे, कहीं गिरा देंगे, ठीक है, हमसे पैसे कहीं कोई कोई चोरी चोरी कर लेगा। ठीक है, ये सारी रिस्क होती है जब हम ज्यादा कैश लेके जाते हैं। हम ऑलरेडी उस पर्टिकुलरली मेंटल टेंशन में होता है कि ये कहीं गुम ना हो जाए मेरे से, कहीं से गिर ना जाए, कोई से चुरा ला ले, तो ये रिस्क ये कम कर देता है। ठीक है, फिर आते हैं बैंक बेनिफिट्स पे। बैंक के बेनिफिट्स क्या है, हम लोगों ने देखे सारे कस्टमर के बेनिफिट्स, आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, काफी इजी है, आप आपके वर्ड्स में लिख सकते हो, हेडर्स को याद रखना, आप आपके वर्ड्स में आंसर्स लिख सकते हो। फिर बैंक बेनिफिट्स, कंपिटिटिव एज एंड ब्रॉडर रीच, एक्सेस टू कस्टमर्स नेशन वाइड विद मिनिमल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये बैंक को क्या बेनिफिट है कि उनके जो कस्टमर्स है वो नेशन वाइड कस्टमर्स को अप्रोच कर सकते हैं ये ऑनलाइन मोड से। समझो कि बैंक का ब्रांच एक पर्टिकुलर एरिया में है और उनका जो कस्टमर है वो काफी दूर रहता है, तो वो बैंक विजिट नहीं कर पाएगा बार बार, इसलिए वो ऑनलाइन मोड के थ्रू उस कस्टमर को रीच कर सकते हैं, उस कस्टमर को ट्रैक कर सकते हैं, अपने साथ कनेक्टेड रख सकते हैं बिना वो ब्रांच विजिट किए। ठीक है, तो ये बैंक के लिए काफी बेनिफिशियल हो जाता है कस्टमर्स के साथ एंगेज रहने में, कस्टमर के साथ कनेक्टेड रहने में, इवन तो वो उनसे काफी दूर रहता है। ठीक है, फिर है रिड्यूस ब्रांच वर्कलोड, मेनी रूटीन ट्रांजैक्शंस आर सेंट्रलाइज्ड लोअरिंग इन ब्रांच ट्रैफिक। अगर ये ई बैंकिंग सिस्टम नहीं होता तो सारे ही लोग बहुत बार मल्टीपल टाइम्स बैंक विजिट करते, और इतने सारे लोगों का बैंक में अकाउंट होता है कि अगर एक साथ इतने लोग आ गए तो काफी ट्रैफिक हो जाएगा बैंक में काफी ज्यादा, और उस ट्रैफिक की वजह से जो भी काम हो रहा है वो डिले होता जाएगा, क्योंकि अगर एक साथ ही 50 लोग 100 लोग अगर बैंक ब्रांच विजिट करते हैं तो इतने लोगों का काम करा के देने में मैनुअली भी काफी टाइम लगेगा। ठीक है, और फिर उस टाइम लगने की वजह से सबको ही वेट करना पड़ेगा, क्यों बढ़ेगा। ठीक है, उन लोगों का टाइम ज्यादा जाएगा, लोग दूर दूर से बैंक विजिट करेंगे तो उनका कॉस्ट इंकर होगा, जो यहाँ पे हमने देखा था। ठीक है, जो टाइम और कॉस्ट दोनों बचाता है, तो वो दोनों भी नहीं बचा पाते अगर ई बैंकिंग नहीं होता तो। ठीक है, तो ट्रैफिक क्रिएट हो जाता और काफी दिक्कतें होती। फिर है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑटोमेशन रिड्यूसेस मैनुअल वर्क, एरर्स एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो काफी सारी चीजें क्या होती है, ऑटोमेटेड होती है, ऑटोमेशन के थ्रू होती है, ऑटोमेटिकली होती है बैंक ई बैंकिंग के थ्रू। इसलिए जो मैनुअल चीजें करते थे, ठीक है, जैसे हम अकाउंटिंग में हमने बहुत बार पढ़ा है कि पहले अकाउंटिंग हम हाथ से करते थे, जर्नल एंट्रीज बनाते थे, लेजर बनाते थे, सब कुछ हाथ से किया जाता था। ठीक है, लेकिन अभी ऐसे नहीं होता है, अभी सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक मोड से होता है, सब कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करता है। ठीक है, कोई भी हाथ से इतने सारे एंट्रीज नहीं कर सकते, बहुत बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, रेगुलरली काफी ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं, तो इतना कोई हाथ से बैठ के नहीं लिख सकता। ठीक है, वैसे ही जैसे हम और डेवलप होंगे और ग्रो होंगे और सारे टेक्नोलॉजीज, एडवांस टेक्नोलॉजीज टेक आएंगे, जिसकी वजह से हमें मैनुअली चीजें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है और ज्यादा एरर्स होते हैं मैनुअली जब चीजें करते हैं, तो वो यहाँ पे कम कर देता है। ठीक है, तो टाइम जो कंज्यूम होने वाला होता है ज्यादा, वो डिडक्ट कर देता है, वो एलिमिनेट कर देता है, जो एरर्स मिस्टेक्स होने वाले होते हैं वो भी ये मिनिमाइज कर देता है, कम कर देता है, और जो हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पे बनेगा उसको भी ये रिड्यूस कर देता है। ठीक है, फिर एक कस्टमर इंसाइट्स एंड एंगेजमेंट, डिजिटल प्लेटफॉर्म एनहांस कस्टमर इंसाइट्स मार्केटिंग एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये कस्टमर के साथ ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, ज्यादा एंगेज रह पाते हैं थ्रू ऑनलाइन मोड। ये कंटिन्यूसली आपको टेक्स्ट करेंगे, मैसेजेस ड्रॉप करेंगे, जो भी आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका सारा डिटेल मैसेज आपको आता रहेगा, ताकि आपको पता चले कि क्या ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ताकि आप अलर्ट हो सको। ठीक है, तो उस हिसाब से वो हमेशा कस्टमर्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं, सारे सर्विसेज वो ऑनलाइन मोड पे ही प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि कस्टमर को भी वो पर्टिकुलरली एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं कि वो बार बार बैंक ब्रांचेस को विजिट करें। ठीक है, तो ये थे हमारे बैंक के बेनिफिट्स और ये थे हमारे कस्टमर के बेनिफिट्स। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके आगे हम इंश्योरेंस करेंगे, इसको फटाफट नोट डाउन करो एंड देन विल कंटिन्यू। Okay, students, let's continue with insurance.
तो हमने ई बैंकिंग देखा समझा, अभी हम इंश्योरेंस के बारे में समझेंगे। काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है, पता नहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, समझ के लेना है कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या होता है इंश्योरेंस और हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट, उसका मीनिंग क्या है, फिर उसके कुछ फंक्शंस और फिर कुछ कोर प्रिंसिपल्स है इंश्योरेंस के जो फॉलो करने पड़ते हैं, करने चाहिए। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे और आगे हम टाइप ऑफ इंश्योरेंस भी देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है इंश्योरेंस? अ रिस्क स्प्रेडिंग सिस्टम वेयर मेनी इंडिविजुअल्स पे प्रीमियम्स इनटू अ कॉमन फंड्स टू कवर लॉसेस फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक डेथ, फायर, एक्सीडेंट्स एक्सेट्रा। तो आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स ने शायद लाइफ इंश्योरेंस लिया होगा। ठीक है, आपके पेरेंट्स ने, आपके नेबर्स ने, आपके रिलेटिव्स ने, आपके फ्रेंड्स के पेरेंट्स ने, या जो भी है, आपने कहीं पे सुना होगा कि लाइफ इंश्योरेंस लिया जाता है, एड्स आती है ना टेलीविजन पे। तो आपने देखा होगा लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। फिर या फिर आपका कोई व्हीकल है, ठीक है, तो उसका भी इंश्योरेंस निकाला जाता है। ठीक है, फिर अगर फायर या आपका कोई पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, फैक्ट्री है वगैरह, तो फायर इंश्योरेंस वगैरह निकाला जाता है। क्या पर्पज होता है इसका? फॉर एग्जाम्पल, आप लाइफ इंश्योरेंस जब निकालते हो और अगर डेथ हो जाती है, ठीक है, जिसकी लाइफ इंश्योरेंस निकाली गई है XYZ इंसान की, उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनीज को, उसकी फैमिली मेंबर्स को वो पर्टिकुलर पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो इंश्योरेंस जब हम निकालते हैं तो इंश्योरेंस के अलग अलग स्लैब्स होते हैं, अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं कि आप 50 लाख का इंश्योरेंस निकाल सकते हो, 20 लाख का इंश्योरेंस निकाल सकते हो, 2 लाख का इंश्योरेंस निकाल सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना वो इंश्योरेंस निकालना है। फिर हम क्या करते हैं, ईयरली उसको पे करते हैं या मंथली इंस्टॉलमेंट्स में उसको पे करते हैं, और जब उसका पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, और अगर कुछ लॉसेस आप इंकर करते हो, ठीक है, जिस भी चीज का, फॉर एग्जांपल आपने व्हीकल का इंश्योरेंस निकाला है, अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है या आपको आपका व्हीकल कोई डैमेज हुआ है, तो वो इंश्योरेंस आपको क्लेम कर सकते हो, आपको उसके पैसे मिलते हैं। लेकिन अगर आपने व्हीकल का इंश्योरेंस निकाला है और आपके घर में अगर आग लग गई है, ठीक है, या फिर घर में किसी की डेथ हो गई है, तब आप उसको क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आपने वो व्हीकल का इंश्योरेंस निकाला है, राइट। तो थोड़ा वो समझ के लो कि हम पर्टिकुलर चीज के लिए पर्टिकुलर इंश्योरेंस निकालते हैं। ये सारे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि ये होगा ही। हम ऐसे एस्टिमेट करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो जाए इन फ्यूचर और उस टाइम पे हमारे पास पैसे नहीं हो कुछ बियर करने के लिए, तो हम इंश्योरेंस की मदद ले सकते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस भी बहुत बड़े अमाउंट में लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि मेडिकली कल आपको कोई भी इश्यू हो जाए, कोई डिजीज हो जाए, कोई डिसऑर्डर हो जाए, कोई भी एक्सीडेंट हो या कुछ भी इश्यू हो जाए, तो आपके पास अगर पैसे नहीं हो आपको मतलब ठीक होने के लिए, ठीक है, वो मेडिकल एक्सपेंस बियर करने के लिए, तो आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देते हैं। ठीक है, तो ऐसे हर एक चीज के लिए आप इंश्योरेंस करा सकते हो। ठीक है, इट इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, द पॉलिसी वेयर द इंश्योरर प्रोमिसेस टू इंश्योर्ड इन एक्सचेंज फॉर अ प्रीमियम। ठीक है, तो हम प्रीमियम पे करते हैं, मतलब हम उनको पैसे पे करते हैं। मैंने बताया डिपेंड करता है, कोई कोई लोग ईयरली भी पे करते हैं, ठीक है, वन टाइम अमाउंट, कोई कोई लोग इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं, हम उनको अमाउंट पे करते हैं, और कुछ भी ऐसे अनसर्टेनिटी आती है तो वो हमें इंश्योरेंस हम क्लेम कर सकते हैं, वो हमें वो पैसे दे देते हैं। ठीक है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो इसलिए हमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि मेरे पैसे डूब जाएंगे या कुछ। ठीक है, तो काफी ज्यादा सिक्योर होते हैं, ठीक है, पैसे हमें मिलते हैं वो पैसे। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क जो है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ज्यादा रिस्क नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, कुछ पॉलिसीज वगैरह हमें इसमें उसकी कुछ पॉलिसीज होते हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं और उसके हिसाब से ही प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, तो हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये रिस्की है। ठीक है, बहुत बार बच्चे हमें आके बोलते हैं मैम इंश्योरेंस तो काफी रिस्की है, व्हाट इफ अगर हमने उनको पैसे पे किए और उन्होंने हमें बोला कि वी आर नॉट गोइंग टू पे, कि इंश्योरेंस कंपनीज रीजंस देती है कि ये पर्टिकुलर पॉलिसी में लिखा गया था और ये पर्टिकुलरली आपने देखा नहीं, पढ़ा नहीं, अवॉइड किया, तो ये क्लेम नहीं होगा। ऐसे बहुत बार होता है, तो वो भी हमारे कोर प्रिंसिपल में हम कवर करेंगे कि ऐसा कुछ भी देखो, अपमोस्ट गुड फेथ लिखा है, बोथ द पार्टीज मस्ट फुल्ली डिस्क्लोज रिलेवेंट फैक्ट्स। तो जो भी फैक्ट्स है वो पर्टिकुलर पॉलिसी के बारे में, इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, वो दोनों पार्टीज को क्लियरली पता होनी चाहिए, ताकि जब वो पार्टी क्लेम करेगी, ठीक है, वो पार्टी जब प्रीमियम पे करेगी, पैसे भरेगी, और उसके बाद कुछ अनसर्टिनिटी आएगी और वो पर्टिकुलर कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी जब पे बैक करेगी,
तो सारी चीजें क्लियर हो कि ये चीजें होगी तो ही हम आपको पे करेंगे, ठीक है। ये XYZ चीजें, ये XYZ डैमेज होगा तो ही हम आपको पे करेंगे, ये सारी चीजें प्रॉपरली पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए दोनों भी पार्टी, ठीक है। तो वो तो हम करेंगे ही कवर, वो मैंने एग्जांपल के लिए बताया आपको। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जहाँ पे कि इंश्योरेंस कंपनी होती है और एक इंडिविजुअल होता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर रीजन के लिए एक तो लाइफ इंश्योरेंस निकालते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस निकालते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी व्हीकल का इंश्योरेंस निकालते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई फैक्ट्री यूनिट है वगैरह तो उसका इंश्योरेंस निकालते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स उस इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है। तो जो भी अनसर्टेनिटी आती है उस पर्टिकुलर मैटर को लेके तो वो पर्टिकुलर क्लेम कर सकते हैं इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कंपनी को कि मुझे ये पैसे दो, ये अनसर्टेनिटी आ गई है, तो कंपनी उनको पे बैक करती है। इतना सिंपल ये प्रोसीजर है, ठीक है। ज्यादा आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फंक्शंस क्या है इंश्योरेंस कंपनी के वो कवर करेंगे। सबसे पहले है सर्टेनिटी ऑफ कंपनसेशन, गारंटीज पे आउट फॉर कवर्ड लॉसेस, ठीक है। तो मैंने जैसे बोला कि लोग टेंशन में आ जाते हैं कि हमारे पैसे डूब ना जाए, इंश्योरेंस कंपनी डूब ना जाए, तो ऐसा नहीं होता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो आपका जो पैसा है वो आपको मिलेगा ही, गारंटेड पे आउट होता है जो भी आपका लॉस होगा उसको कवर करने के लिए, ठीक है। Protection helps policy holders recover from financial losses after an event। तो जो भी पॉलिसी होल्डर है, ठीक है, समझो कि मैंने इंश्योरेंस निकाला है, मैं पॉलिसी होल्डर हूँ, ठीक है, और मुझे अगर मेरी व्हीकल का इंश्योरेंस मैंने निकाला है, मेरे व्हीकल का कुछ डैमेज हो जाता है तो ये पक्की बात है, ये फिक्स है कि मुझे वो लोग पे करेंगे, मैं क्लेम कर सकती हूँ इंश्योरेंस और मुझे पैसा मिलेगा, ठीक है। तो जो भी मेरे फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, कोई भी इवेंट की वजह से वो मैं रिकवर कर सकती हूँ, मैं पैसा ले सकती हूँ, निकाल सकती हूँ और वो मुझे हेल्प करेंगे पैसा देने में, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो ये काफी हमें प्रोटेक्शन देता है कि अगर हमारा कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो हम वो रिकवर कर सकते हैं थ्रू इंश्योरेंस। फिर है रिस्क शेयरिंग, लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मेनी इंश्योर्ड वाया प्रीमियम्स। तो ये रिस्क शेयरिंग होता है कि जो भी हम लॉसेस हम बेयर कर रहे हैं वो हमारे लॉसेस रिकवर होंगे ही। तो ये रिस्क सिर्फ हमारे तक नहीं है, वो हम शेयर कर रहे हैं हमारे रिस्क कि वो हमें पे बैक करेंगे, वो हमें पे कर देंगे, हमारे पैसे रिकवर हो जाएंगे, ठीक है। फिर है कैपिटल फॉर्मेशन। ये कैपिटल फॉर्मेशन ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए है, हमारे लिए नहीं है, हमारे हमसे कुछ भी संबंध नहीं है इस पॉइंट का। ये जो इंश्योरेंस लेता है, ठीक है, और उसको पर्टिकुलर उसका प्रीमियम पे करता है, ठीक है, तो उसका कुछ उसके बारे में नहीं है। ये जो इंश्योरेंस कंपनी होती है जो इंश्योरेंस पॉलिसी बेचती है उसके लिए है। वो क्या करते हैं कि इतने सारे लोग जब इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, जब पे कर रहे होते हैं, प्रीमियम पे कर रहे होते हैं, तो जितना फंड्स उनके पास आते हैं, जितने पैसे उनके पास होते हैं, उनको वो आइडियली ऐसे ही नहीं रखते पैसे को, ठीक है, वो पैसों को ऐसे ही रखते नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो पैसे और ग्रो, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स लेते हैं, शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, जो भी है उनके इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं कि इतना पैसा हमें आएगा हमारे क्लाइंट्स के थ्रू, तो हम इसको या जगह पे इन्वेस्ट करेंगे कि हमें और रिटर्न मिले मैक्सिमम। तो ये ऐसा टाइप का बिजनेस चलता है, ठीक है, कि जो भी उनके क्लाइंट से पैसे आते हैं वो कहीं पे कैपिटल फॉर्मेशन होता है वो उनके लिए, और वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है। तो प्रीमियम्स आर इन्वेस्टेड इन प्रोडक्टिव एसेट्स, ठीक है, तो प्रोडक्टिव एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, ठीक है। तो उन कंपनी भी ग्रो करती है, वेराज इकोनॉमिकली भी हम सब ग्रो करते हैं, ठीक है, हमारी कंट्री ग्रो करती है। फिर है कोर प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। क्या है कोर प्रिंसिपल्स वो देखेंगे। पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि अपमोस्ट गुड फेथ बोथ पार्टीज मस्ट फुल्ली डिस्क्लोज रिलेवेंट फैक्ट्स। तो यहाँ पे किसी के साथ धोखा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, इनएथिकल बिहेवियर नहीं होना चाहिए, ठीक है, एथिक्स को फॉलो करना चाहिए, मोरल्स को फॉलो करना चाहिए कि जो भी पॉलिसी में लिखा गया है, पॉलिसी जो भी पॉलिसी है वो सामने वाले को क्लियरली बताना होता है, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, जो भी चीजें वहां पे लिखी गई है कि ये चीज की वजह से आपको पॉलिसी आप क्लेम कर सकते हो, आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो, अगर ये चीज हुई तो आप इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजें प्रॉपरली जो इंश्योरेंस ले रहा है, जो प्रीमियम पे करेगा, उसको प्रॉपरली क्लियर होनी चाहिए। तो दोनों भी पार्टीज को सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, द इंश्योर्ड मस्ट स्टैंड टू सफर फाइनेंशियली फ्रॉम द लॉसेस।
तो क्या है कि जो भी वो लोग जो भी पर्टिकुलर लॉसेस हो रहे हैं वही पर्टिकुलर लॉस पे किया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि अगर व्हीकल का इंश्योरेंस है और आपके पर्टिकुलर क्या बोलते हो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, आपके फैक्ट्री को अगर आग लग जाती है, फायर हो जाता है, तो आपके इंश्योरेंस आप क्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी पर्टिकुलर चीज के लिए आपने इंश्योरेंस लिया है, उसका प्रीमियम आप पे कर रहे हो, वही पर्टिकुलर चीज के लिए आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो, आपको पैसे मिल सकते हैं। बाकी XYZ चीजों के लिए आप नहीं ले पाओगे, ठीक है, और उसका इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है। फिर है इंडेमनिटी जनरल फायर मरीन रीएम्बर्समेंट लिमिटेड टू एक्चुअल फाइनेंशियल लॉसेस अवॉइडिंग प्रॉफिट। तो जितना भी आप पर्टिकुलरली आपका लॉस हुआ है, फॉर एग्जांपल आपका इंश्योरेंस जो था वो 50 लाख का था और आपका जो लॉस है वो 10 लाख का ही हुआ है, तो आपको 10 लाख का ही पैसा मिलेगा, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा पैसा जो 40 लाख है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका लॉस सिर्फ 10 लाख का है, तो आपको 10 लाख ही मिलेगा। जितना भी आपने पैसा भरा होगा, जितना लॉस हुआ होगा, उतना ही पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। फिर है प्रॉक्सिमेट कॉस्ट पे आउट ओनली फॉर लॉसेस डायरेक्टली कॉस्ड बाय द इंश्योर्ड इवेंट। तो ये सेम ही पॉइंट है, ठीक है, कि जो भी पे आउट है वो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर कॉस्ट के लिए ही होगा, बाकी की चीजों के लिए नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट बता रहे थे कि जितना लॉस है उतना ही होगा। यहाँ पे आपको बता रहे कि जो भी पर्टिकुलरली कॉज है, जैसे मैंने बताया कि अगर व्हीकल का इंश्योरेंस है तो व्हीकल का डैमेज होने के बाद ही आपको पैसा मिलेगा। अगर आपकी फैक्ट्री को आग लग जाती है तो पैसा नहीं मिलेगा, किसी की डेथ हो जाती है तो पैसा नहीं मिलेगा, कोई बीमार पड़ जाता है तो पैसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलरली जो इंश्योरेंस लिया गया था वो व्हीकल के लिए लिया गया था, ठीक है। फिर है subrogation after paying a claim the insurer can claim compensation from the third parties responsible। तो फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो भी नुकसान हुआ है किसी तीसरे इंसान की वजह से हुआ है, ठीक है। समझो कि आपकी गाड़ी को डैमेज हुआ है जस्ट बिकॉज कि दूसरे इंसान ने उसको आके ठोका, ठीक है, उसको डैमेज किया, ठीक है। तो दूसरे इंसान की वजह से आपका एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, तो आपका डैमेज तो इंश्योरेंस कंपनी पे करा के देती है, ठीक है। आप क्लेम करते हो इंश्योरेंस, वो पे करती है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी उस तीसरे इंसान को, थर्ड पार्टी को पकड़ती है, उनसे वो रिकवर करती है पैसा जो भी उन्होंने आपको पे किया हुआ है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी की गलती थी यहाँ पे, ठीक है। फिर है कंट्रीब्यूशन इफ मल्टीपल इंश्योरर कवर द सेम रिस्क दे शेयर कंपनसेशन प्रोपोर्शनली। तो कंट्रीब्यूशन के केस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया है दो पर्टिकुलर कंपनी से, कंपनी ए से भी लिया, कंपनी बी से भी लिया। तो कंपनी ए से आपने इंश्योरेंस लिया है, आप उसके प्रीमियम पे कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 50 लाख का पे किया है। 50 लाख बड़ी अमाउंट नहीं होती, छोटी अमाउंट लेते, 1 लाख का इंश्योरेंस समझो, और कंपनी बी से आपने 2 लाख का इंश्योरेंस लिया है, ठीक है। तो ऐसे आपने किया हुआ है, तो दोनों भी कंपनी से आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो जब आप बीमार पड़ते हो, जो भी आपको अगर क्लेम करना है, ठीक है, आपको कोई भी इश्यू हो गया है, ठीक है, आप अनवेल हो या फिर कोई बड़ा केस है, ठीक है, जहाँ पे आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, कोई एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट की, तो आप दोनों भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कर सकते हो और दोनों भी कंपनी आपको एक साथ कंपनसेट करते हैं, ठीक है। मतलब दोनों क्या करते हैं, अपना एक रेशियो डिसाइड कर लेते हैं कि 50-50% वो आपको देंगे, ठीक है। समझो आपको 50,000 की जरूरत है तो दोनों भी आधा आधा करके पे करेंगे, या दोनों भी जो भी डिसाइड करेंगे, जिसको आप ज्यादा पे करते हो और जिसका ज्यादा प्रीमियम है वो ज्यादा पे करेगा, जिसका कम प्रीमियम है वो कम पे करेगा। ऐसे क्या करते हैं, दोनों कंपनीज आपको पे करते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है इक्वली पे करते हैं, कौन से रेशियो में पे करते हैं, लेकिन दोनों भी कंपनी एक साथ आपको पे करेंगे, ठीक है। फिर है मिटिगेशन द इंश्योर्ड मस्ट टेक रीजनेबल स्टेप्स टू प्रिवेंट और रिड्यूस लॉसेस। काफी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने इंश्योरेंस निकाला है, आप पैसे पे कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप जानबूझ के कुछ करोगे, जानबूझ के इंश्योरेंस क्लेम करने की कोशिश करोगे, जानबूझ के चीजें करोगे कि आपको पैसा मिल जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें खुद को प्रिवेंट करना है, कोई भी लॉसेस नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जानबूझ के करते हो, आपका इंश्योरेंस 5 लाख का ही है और आप जानबूझ के अपनी चीजें की और वो जो भी लॉसेस है वो 10 लाख के लॉसेस हो गए, तो आपको तो 5 लाख ही मिलेंगे ना, क्योंकि आपका प्रीमियम तो 5 लाख का ही था, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, आप खुद ही बड़े लॉस में आ जाते हो, ठीक है। आप सोचते हो कि क्या दिक्कत है, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो इंश्योरेंस मतलब प्रीमियम तो है मेरे पास, तो मैं क्लेम कर सकता हूँ, तो हो गया तो हो गया। लेकिन कभी कभी ज्यादा बड़े लॉसेस आ जाते हैं कि वो इंश्योरेंस जितने का आपका इंश्योरेंस था उससे भी ज्यादा लॉस आपको बियर करना पड़ता है। इंश्योरेंस कंपनी उतना ही पैसा देगी जितना आप भर रहे हो,
ठीक है, 5 लाख का है तो 5 लाख ही आपको देगी, भले ही आपका लॉस 10 लाख का हो, तो बचा हुआ 5 लाख का तो आपका एक्चुअल लॉस है। ठीक है, तो इसलिए ये हमें बताता है कि जानबूझ के कोई चीज नहीं करनी है, हमें खुद से प्रिवेंट करना है, जो भी लॉसेस है उसको रिड्यूस करना है। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ये फटाफट आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछना, और उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कवर कर लेते हैं। ओके क्लास, आज का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, काफी क्विकली कवर करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट और इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैंने जैसे बताया काफी अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर में 3 प्रकार के इंश्योरेंस पढ़ेंगे। एक है लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस क्या है, काफी सिंपल वे में मैंने बताया है कि किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उसकी फैमिली मेंबर्स को, जो नॉमिनी है, उनको पैसे मिलते हैं, नहीं तो फिर अगर उसकी मेच्योरिटी पीरियड आ जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो मेच्योरिटी के दिन भी वो पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है लाइफ इंश्योरेंस में, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेथ एंड लॉन्गेटिव, पेज लमसम ऑन डेथ और एट मेच्योरिटी। ठीक है, सपोज फैमिली आफ्टर डेथ, फैमिली को सपोर्ट मिलता है, पैसे मिलते हैं कुछ, अगर डेथ हो जाती है मेंबर की, तो हेल्प्स इन सेविंग एंड रिटायरमेंट, अगर डेथ नहीं होती और मेच्योरिटी के टाइम आपको पेमेंट मिलती है, तो आप सेविंग्स एज अ सेविंग्स उसको रख सकते हो। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद जब पैसे नहीं मिलते या लोगों को पेंशन नहीं मिलती, तो तभी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूज इन चाइल्ड एजुकेशन और फ्यूचर प्लानिंग, तो अगर आपके बच्चे हैं, ठीक है, तो बच्चों के एजुकेशन के लिए वो पैसों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जब अगर आपको मेच्योरिटी के टाइम मिलती है या आपके फैमिली मेंबर की डेथ के बाद मिलती है। ठीक है, या फिर कुछ फ्यूचर प्लानिंग है आपकी, तो उसके लिए भी इस्तेमाल वो पैसे आप कर सकते हो। फिर फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि वो फायर के लिए पर्टिकुलरली इंश्योरेंस होता है। फायर इंश्योरेंस गिव्स मनी फॉर लॉसेस कॉज्ड बाय फायर टू बिल्डिंग, फैक्ट्री, शॉप एक्सेट्रा। तो कहीं पे भी आग लग जाए आपके घर को, आपके बिल्डिंग को, या फिर कोई फैक्ट्री को, आपकी कोई, मैंने बोला जैसे कि आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, कोई छोटे मोटे शॉप्स है, तो अगर उसको आग लग जाती है, फायर कैच कर लेता है एक्सीडेंटली, तो इंश्योरेंस आप क्लेम कर सकते हो, आपको पैसे मिल जाएंगे। यूजफुल फॉर बिजनेसेस एंड होम्स, तो बिजनेसेस के लिए और घरों के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट सा इंश्योरेंस है। ठीक है, इंश्योरेंस है। फिर एक कवर्स लॉसेस फ्रॉम एक्सीडेंटल फायर्स, एक्सप्लोजन एक्सेट्रा। तो ये एक्सीडेंटल फायर या कुछ एक्सप्लोड हो जाता है, तो तभी ही आप इसको क्लेम कर सकते हो, ऐसे जानबूझ के कोई भी चीज नहीं करनी है इंश्योरेंस पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट लास्ट है हमारा मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस प्रोटेक्ट गुड्स, ships or cargoes that are being transported. If something happens during the journey like storm, theft, sinking, the insurance company pays for the loss. तो जैसे मरीन लिखा है, तो ये हम जो वाटरवेज, जब वाटरवेज से हम ट्रैवल करते हैं या कार्गोज ट्रैवल करते हैं, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब होता है, तभी ये हमें इंश्योरेंस निकालना पड़ता है, तभी ये हमें पर्टिकुलरली इंश्योरेंस हम क्लेम कर सकते हैं। तो जब हम ट्रैवल करते हैं, तो अगर हमारे कार्गो है, गुड्स है, ठीक है, सामान है, अगर उसका कोई नुकसान हो जाता है, डैमेज हो जाता है, ठीक है, थेफ्ट हो जाती है, चोरी हो जाती है, स्ट्रॉम आ जाता है, कोई नेचुरल डिजास्टर है, सिंकिंग हो जाती है, शिप डूब जाती है वगैरह, तो ऐसे केसेस में हम इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शिप को कोई डैमेज हो जाए, गुड्स को कोई डैमेज हो जाए, कुछ कार्गो है या कोई पैसेंजर वगैरह है, तभी भी हम इसको इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हैं, कोई भी प्रकार का डैमेज हो गया तो। ठीक है, फिर है यूजफुल फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स, जो रेगुलरली वाटरवेज थ्रू एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उनको ये इंश्योरेंस निकालना काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बेनिफिशियरी रहेगा अगर वो इंश्योरेंस निकालते हैं तो। ठीक है, प्रोटेक्ट गुड्स फ्रॉम ट्रांजिट, तो ये हमारे जो गुड्स है, जो कार्गो है वगैरह, उसको प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई भी प्रकार का डैमेज हम या कुछ भी प्रकार का हम लॉस अगर इनकर करते हैं, तो हम इंश्योरेंस क्लेम करके उसको रिकवर कर सकते हैं, हमारा पैसा बचा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इंश्योरेंस, ई बैंकिंग अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होगा, दिक्कत परेशानी होगी, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, बिल्कुल भी हेजिटेट करने की जरूरत नहीं। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि वो भी आपके साथ बैठ के नोट बना सके, आप मिलके पढ़ सको और सबके लिए बेनिफिशियरी हो सके। ठीक है, हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए, सीरीज को फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे साथ जुड़े रहो ताकि आपको सारे वीडियोस आते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्टडी।